रहस्यमय संसार में ले जाती हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होता है। ये फिल्में हमें केवल सपने दिखाती हैं। आलोचक भाइयों का यह विचार कितना सही है, इस बहस में हम नहीं पड़ते, परंतु ये सच है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में यथार्थ से जुड़ी फिल्मों की तादाद बहुत कम है। इन गिनी चुनी फिल्मों में ज्यादातर व्यावसायिक दृष्टि से यानी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही हैं। दर्शकों के एक खास वर्ग ने भले ही इनकी सराहना की हो, पर आम दर्शक ने इन्हें आम तौर पर रिजेक्ट किया है। इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई और दर्शकों के वर्ग द्वारा भी सराही गईं। ऐसी ही फिल्मों में से एक फिल्म की आज हम चर्चा करेंगे, यानी आज बाइस्कोप की बातें होंगी गीतकार निर्माता शैलेंद्र की फिल्म को लेकर, जिसका नाम है तीसरी कसम। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तो हुई, लेकिन ये कामयाबी प्रसन्नता का विषय नहीं बन पाई, क्योंकि तीसरी कसम को दर्शकों तक पहुंचाने के कुछ दिनों बाद ही निर्माता शैलेंद्र स्वयं इस दुनिया को अलविदा कहकर खुदा के पास चले गए। फिल्म निर्माण के दौरान हुए कुछ कटु अनुभवों ने कवि शैलेंद्र को बुरी तरह तोड़ डाला था। शायद इसीलिए उनके भीतर जीने की इच्छा भी मरती चली गई थी। सजनवा बहरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बहरी हो गए। फिल्म तीसरी कसम हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर बनी है। इसकी संक्षिप्त कहानी कुछ इस प्रकार है। नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई और गांव के गाड़ीवान हीरामन के बीच एक सफर के दौरान मैत्री हो जाती है और एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, परंतु हीराबाई अंत में आकर हीरामन से रिश्ता तोड़ लेती है, क्योंकि वो इसी में हीरामन की भलाई देखती है। नौटंकी छोड़ दोगी तो करोगी क्या? धंधे से मन हटाकर कहीं और लगाओगी तो पेट कैसे भरोगी बेटी? जिंदगी में पेट ही तो सब कुछ नहीं होता। अगर पेट सब कुछ नहीं होता तो प्यार भी सब कुछ नहीं होता। और फिर उस भोले वाले गाड़ीवान के साथ तुम्हारे यह मन का खेल अभी तो पर्दे के भीतर है। जब पर्दा उठेगा तब क्या होगा? क्या होगा? उसका सपना टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसका सपना कभी नहीं टूटने दूंगी। अगर ऐसा चाहती हो तो अपने तमाशबीनों को मायूस ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि हीरा देवी को कोई चाहने वाला ना हो और हीराबाई को कोई देखने वाला ना हो। अगर उसका भरम तोड़ दोगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। नौटंकी छोड़ दोगी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगी। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? बिना कुछ कहे मुंह मोड़ लो, बेवफा समझकर माफ कर देगा। सन 1962 या 63 की बात है। रेणु की लंबी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम बांग्ला में अनुवाद करने के लिए बासु भट्टाचार्य को मिली। कहानी पढ़कर बासु भट्टाचार्य ऐसे अभिभूत हुए कि उन्होंने अनुवाद के तुरंत बाद इसकी पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी। बासु भट्टाचार्य उन दिनों प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय के असिस्टेंट थे और निर्देशन का प्रशिक्षण पा रहे थे। रेणु की कहानी पढ़कर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब भी वे स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म बनाएंगे, वो इसी कहानी पर बनाएंगे, तीसरी कसम।
गीतकार शैलेंद्र बासु भट्टाचार्य के नजदीकी मित्रों में से थे। वे हिंदी फिल्मों में सफल गीतकार के रूप में स्थापित हो चुके थे। अच्छी फिल्में देखने का उन्हें बड़ा शौक था और वे प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप और इप्टा जैसी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य भी थे। बासु भट्टाचार्य ने तीसरी कसम कहानी उन्हें पढ़ने को दी। शैलेंद्र भी कहानी पढ़कर बहुत प्रभावित हुए। बासु भट्टाचार्य ने उन्हें बताया कि अपने निर्देशन की पहली फिल्म के रूप में उन्होंने इसी कहानी का चुनाव किया है और इसकी पटकथा भी तैयार कर ली है। शैलेंद्र भी ये सुनकर उत्साहित हो उठे और उन्होंने तय किया कि यह फिल्म वे स्वयं प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने उसी दिन 1000 रुपए बासु भट्टाचार्य को दिए और रेणु की कहानी के फिल्मांकन के अधिकार प्राप्त कर लेने के लिए कहा। कुछ ही दिनों बाद रेणु की स्वीकृति भी आ गई और इस तरह शैलेंद्र और बासु भट्टाचार्य फिल्म निर्माण की तैयारियों में जुट गए। दोनों की मनस्थिति फिल्म के नायक हीरामन जैसी हो रही थी, जिसकी बैलगाड़ी में पहली बार हीराबाई आ बैठी थी। रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। कोसों तक फैला हुआ सुनसान मैदान कि रात का सफर, जाने कौन सवारी है। गाड़ी में रह रह के खुशबू आती है, पीठ में गुदगुदी भी होती है। सिर्फ पांव देखा था, सो भी जाने सीधा था या उल्टा था, कहीं जिन पर हेप ना हो। 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भोलेनाथ, इस दफा रक्षा कर लो, बचा लो मेरे भोलेनाथ, बचा लो। पूरी मामा ये तो परी है। परी? कहाँ है परी? जी अरे क्या समझ रखा है? तीसरी कसम की कहानी में जिस बात से शैलेंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो थी कहानी की सरल निश्चल भारतीयता, भारत की मिट्टी की गंध। तीसरी कसम पूरी तरह धरती से जुड़ी कहानी थी। एक ऐसे आदमी की कहानी जो यथार्थ से जूझता है, दुनियादारी के साथ जीता है, परंतु भावनाओं का पूरा सम्मान करता है। एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। फिल्म बनाने का मंसूबा बांध लेना एक बात है और फिल्म बना लेना बिल्कुल दूसरी। फिल्म निर्माण एक खर्चीला काम है, इसमें बहुत पैसा लगता है। एक सफल गीतकार के रूप में हालांकि शैलेंद्र अच्छा कमा रहे थे, परंतु इतना नहीं कि फिल्म ही बना डालें। उधर बासु भट्टाचार्य की ओर से भी किसी आर्थिक योगदान का सवाल नहीं उठता था। ऐसी हालत में फिल्म कैसे बनती? दोनों मित्रों ने छोटे बजट की साफ सुथरी फिल्म बनाने का विचार किया। उस पर भी उन दिनों 2.5-3 लाख रुपए से कुछ ज्यादा ही खर्च आ रहा था। शैलेंद्र के पास कुल जमा पूंजी थी 1.5 लाख रुपए। उसे वे लगाने के लिए तैयार थे। अंत में विचार विमर्श के बाद यही तय पाया गया कि जो भी रकम फिलहाल पास में है उससे फिल्म आरंभ कर दी जाए। बाद में डिस्ट्रीब्यूटरों से लेकर या उधार मांगकर फिल्म पूरी की जाए। चूंकि फिल्म उद्योग में अधिकांश फिल्में इसी तरह बनती हैं, इसलिए शैलेंद्र ने भी यही करने का निश्चय किया। मगर शायद यहीं पर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। मैं बांस नहीं लाऊंगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। क्या? अरे कुछ पैसे चाहिए तो थोड़े से अब लेगा, बाकी कल ले लेना। नहीं मुनीम जी,
मैंने कसम खाई है ना मैं बांस ठूंगा ना चोरी चमारी का माल। अजीब आदमी है, भला इतनी रात गए मैं आदमी कहां से ढूंढूं? जा जा कल भर ले आना। मेरा हिसाब कर दीजिए मुनीम जी। अच्छा तो फिर गाड़ी रख जा, और मुझे भी कसम खानी पड़ेगी कि हीरामन जैसे को गाड़ी नहीं दूंगा। मत देना। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में किसे लिया जाए, ये सवाल बहुत अहम था। छोटे बजट की फिल्म में बड़े सितारों को लेने की बात सोचना बेकार था, परंतु एकदम नए और गुमनाम चेहरे लेने की बात भी नहीं सोची जा सकती थी, क्योंकि तब फिल्म को बेचना मुश्किल हो जाता। काफी सोच विचार करने के बाद हीराबाई और हीरामन की मुख्य भूमिकाओं में मीना कुमारी और महमूद को लेने का फैसला किया गया। मीना कुमारी की ओर से स्वीकृति तो मिल गई, मगर उनके पति कमाल अमरोही ने उन्हें आउटडोर शूटिंग में बाहर भेजने से साफ इनकार कर दिया। असल में उन दिनों आउटडोर शूटिंग के दौरान मीना कुमारी के साथ कुछ ऐसे प्रसंग हो गए थे जिनसे उनका दाम्पत्य जीवन संकट में घिरने लगा था। पर तीसरी कसम की ज्यादातर शूटिंग गांव के वातावरण में होनी थी, इसलिए अंत में मीना कुमारी को लेने का विचार छोड़ना पड़ा। मीना कुमारी के बाद नूतन दूसरी अभिनेत्री थी जो हीराबाई की भूमिका में फिट बैठती थी, परंतु नूतन की उन्हीं दिनों नई नई शादी हुई थी। वे भी लंबे समय तक बंबई से बाहर रहने को तैयार हो जाएंगी, ये बात लगभग नामुमकिन थी। शैलेंद्र का स्वभाव बच्चों की तरह निश्चल था। कहानी तीसरी कसम को वे हर वक्त अपनी जेब में रखकर घूमते थे। अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाते और इस पर फिल्म बनाने का इरादा बताते हुए उनकी राय मांगा करते। इस बात की भनक राज कपूर के कानों में भी पड़ी। राज कपूर शैलेंद्र के मित्र थे। जब उन्होंने शैलेंद्र से पूछा तो शैलेंद्र ने तीसरी कसम की पूरी कहानी उन्हें सुना डाली। कहानी सुनकर राज कपूर के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, हीरामन तो मैं हूं, मेरे सिवा हीरामन और कौन हो सकता है, ये रोल तो मैं ही करूंगा। शैलेंद्र राज कपूर के मुंह से यह बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। राज कपूर जैसे बड़े स्टार का उनकी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राज कपूर ने न केवल फिल्म में काम करने का प्रस्ताव किया, बल्कि फिल्म बनाने में शैलेंद्र को पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। और इस तरह हीरामन बैलगाड़ी वाले की भूमिका में आ गए राज कपूर। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। राज कपूर को मुख्य भूमिका में पाकर शैलेंद्र तो बहुत उत्साहित हो गए, परंतु फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की प्रतिक्रिया एकदम ठंडी रही। उन्हें राज कपूर मुख्य भूमिका में बिल्कुल नहीं जचे। कारण कि राज कपूर गोरे चिट्टे नीली आंखों वाले सुदर्शन व्यक्ति थे। चेहरा और बदन भी सुडौल और चिकना था। गांव की धूल धक्कड़ के बीच गाड़ी हाँकने वाले मेहनतकश हीरामन से उनकी छवि मेल नहीं खा रही थी। दूसरी बात जो बासु भट्टाचार्य को असहज बना रही थी, वो संभवतः ये थी कि राज कपूर टॉप के स्टार होने के साथ साथ चोटी के डायरेक्टर भी थे। उनकी निर्देशन प्रतिभा का लोहा भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय जगत में भी माना जा चुका था। बासु भट्टाचार्य अभी तक असिस्टेंट डायरेक्टर ही थे। राज कपूर जैसे चोटी के डायरेक्टर को एक नौसिखिए की ओर से डायरेक्शन देना बड़े कलेजे का काम था, और बासु भट्टाचार्य शायद ऐसी हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पा रहे थे।
तीसरी बात यह थी कि राज कपूर जैसे स्टार के आने पर फिल्म छोटे बजट की छोटी फिल्म नहीं रहनी थी और बड़े बजट की फिल्म बनाना बड़े जोखिम का काम था। बासु भट्टाचार्य की आनाकानी से शैलेंद्र की स्थिति संकटपूर्ण हो गई। राज कपूर ने फिल्म करने का ही नहीं, इसे पूरा करने में सहयोग देने का वादा भी किया था। अब उन्हें कैसे बताते कि फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य उन्हें मिसकास्ट मान रहे हैं। कुल मिलाकर खुद शैलेंद्र की स्थिति मारे गए गुलफाम वाली बन गई। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, उल्फत भी रास ना आई, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम की स्थिति से शैलेंद्र कैसे निकले और मुख्य भूमिका में राज कपूर को रखने के लिए बासु भट्टाचार्य कैसे राजी हुए, इस विस्तार में हम यहां नहीं जाएंगे। बहरहाल इतना बता दें कि राज कपूर के फिल्म में आने के बाद फिल्म का पूरा सेटअप बदल गया। राज कपूर के साथ संगीतकार शंकर जयकिशन आ गए, कैमरामैन सुब्रतो मित्र आ गए जो सत्यजीत रॉय की फिल्मों के कैमरामैन थे और चोटी के टेक्नीशियन भी माने जाते थे। नायिकाओं में वहीदा रहमान उन दिनों टॉप पर थीं, वे आ गईं। साथी सितारों में इफ्तिखार, असित सेन, CS दुबे और कृष्ण धवन जैसे जाने पहचाने कलाकार आ गए। यही नहीं, राज कपूर की बदौलत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर भी शैलेंद्र के पास खुद ब खुद आने लगे। इस तरह तीसरी कसम बड़े बजट वाली फिल्म बनती चली गई। न माने पलमवा बुला दे मेरे कोई, हाय राम बलमवा बुला दे मेरे कोई। कैसा गीत है? ऐसे तो कभी नहीं सुना। सुनिएगा कहाँ से, ये छोकरा नाच का गीत है। पहले छोकरा नाच वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे, अब तो भोंकू पे भेपू भेपू करके जाने कौन गीत गाते थे लोग। क्या देख रहे हो? जी आपका मुंह बिल्कुल क्या? बोलो ना। आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम, मैं क्या छोकरा जैसे दिखती हूँ? जी नहीं, वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। वो देखिए टिकचिया आ गया। यही है कजरी नदी। मैं नहा लेती हूँ। हाँ, पर यहाँ नहीं। क्यों? ये महुआ घटवारन का घाट है, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। कुंवारी? डिस्ट्रीब्यूटरों और फाइनेंसरों की बदौलत धन की समस्या हल होने का भरोसा तो हुआ, मगर इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर ग्रामीण पृष्ठभूमि पर एक गाड़ीवान की कहानी पर फिल्म बनाना व्यावसायिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा, इसका भरोसा अब नहीं रहा। राज कपूर बड़े स्टार ही नहीं, बड़े इंसान भी थे। वे शैलेंद्र के सच्चे मित्र और सच्चे शुभचिंतक थे। तीसरी कसम को पूरी करके सिनेमाघरों तक पहुंचाने में उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े सेटअप की फिल्म संभालने की सामर्थ्य
शैलेंद्र में नहीं थी। शैलेंद्र भावुक हृदय के कवि थे। व्यावसायिक चालाकियों का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। वे हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। फिल्म जगत में ऐसा विश्वास अक्सर घातक सिद्ध होता है। फिर फिल्म निर्माण का शैलेंद्र को कोई तजुर्बा भी नहीं था। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही समय के बाद वे उलझने लगे। इन उलझनों का असर उनके लेखन पर भी पड़ा और लेखन से होने वाली आय पर भी पड़ा। वे निरंतर कर्ज में डूबते गए, बुरी तरह परेशान और त्रस्त रहने लगे और इस तरह शैलेंद्र अपनी मुसीबतों से घबराकर शराब में डूबने लगे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया